गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान भूगोल की अगली श्रृंखला में अपन पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख कृषि फसलें, यानी राजस्थान में जो कौन कौन सी कृषि फसलें पाई जाती है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है या उनके वर्गीकरण में कौन कौन सी मुख्यतः फसलें हैं, उनके लिए कौन कौन से अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं या उनके लिए जो सहायता उपलब्ध करवाने के लिए या उनका उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम या विकास कर रही है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो कृषि व्यवस्था है या राजस्थान में जो प्रमुख फसलें हैं कृषि की, उनको अपन मुख्यतया फसल ऋतुओं के आधार पर अपन उनको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। यानी अपन उनका वर्गीकरण अगर ऋतुओं के हिसाब से किया जाए तो अपन उनको 3 ऋतु में बांट सकते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं रबी यानी गर्मी की जो सर्दी की ऋतु में आती है, और खरीफ जो गर्मी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल, और जायद जो मध्य में यानी जो मार्च से लेकर जून के मध्य में बोई जाने वाली फसलें। अब उन सब की अलग अलग विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान की प्रमुख 3 फसलें हैं। जैसे अपन बताते हैं कि सबसे पहले रबी की फसल, जो ये रबी की फसल है ये आपको पता होना चाहिए ये कब बोई जाती है, यानी जब सर्दियां शुरू होती है। जैसे सर्दियों जैसे अपन बात करते हैं रबी की फसल, रबी की फसल है जो आपके बोने के लिए और उनके लिए जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है जब उनको बोया जाता है। अक्टूबर और नवंबर में इन फसलों को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इन फसलों को काट दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसलें, यानी जो सर्दी की ऋतु में बोई जाने वाली फसलें मुख्यतः। जैसे अपन बात करते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी, अफीम, इसबगोल, राई और रायडा। यानी ये इतनी सारी जो फसलें हैं ये मुख्यतः बोई जाती है रबी की फसलों में। अब अपन बात करते हैं इनकी विशेषताओं कि जो ये गेहूं है ये जो रबी की फसल में बोई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल है गेहूं। रबी की फसल में बोई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल है गेहूं। और अब बात की जाए अगर सरसों की, तो ये जो रबी की फसल में बोई जाने वाली तिलहन फसलों में अपन ये कह सकते हैं जो जितनी भी तिलहन फसलें होती है, चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो, तो राजस्थान में जो तिलहन की फसलों में सबसे प्रमुख कौन सी है? सरसों के साथ में अपन ये भी कह सकते हैं राई व सरसों। तो ये जो है इसमें अपन सबसे है तिलहन फसलों में सरसों। फिर अपन बात करते हैं इसबगोल। जो इसबगोल है ये राजस्थान के जालोर जिले में विश्व का सबसे अधिक मात्रा में बोया जाने वाला या उत्पादन किया जाने वाली प्रमुख फसल है ये। अब अगर बात की जाए जो कृषि फसलें हैं, अफीम, ये जो एक मादक पदार्थ के रूप में जो फसल बोई जाती है चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा वगैरह इधर उधर जो दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पर बोई जाने वाली मुख्य फसल है। बाकी सभी फसलों से आप परिचित हैं। और अब अगर इनका रबी की फसल को अपन मारवाड़ी भाषा या इनका अगर दूसरा नाम लिया जाए तो अपन इनको क्या कह सकते हैं? इनको काटने के आधार पर एक और नाम दिया जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। काटने के आधार पर कौन सी फसल है? तो काटने के आधार पर रबी की फसल को कब काटते हैं? सबसे पहले जब इसको अक्टूबर और नवंबर में बोते हैं तो ये लगभग होली के आसपास यानी मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। और मार्च अप्रैल में काटने के कारण जब ये गर्मी की ऋतु शुरू होती है, उस समय मार्च अप्रैल में गर्मी की ऋतु लगभग धीरे धीरे शुरू हो जाती है, तो उस गर्मी की ऋतु के आधार पर इसका नामकरण किया गया, वो है इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उन्नालू। यानी इसको काटने के आधार पर एक और नाम है, रबी की फसल को कहते हैं उन्नालू की फसल या उन्यालू की फसल। ये भी नाम काफी बार पूछा गया है कि उन्यालू की फसल कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं दूसरी फसल राजस्थान में पढ़ते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल राजस्थान में जैसे अपन वर्षा ऋतु शुरू होती है, वर्षा ऋतु शुरू के समय अपन जो फसलें बोते हैं वो सारी खरीफ की फसल आती है, खरीफ की फसल। और जैसे अपन बात करते हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, चौला, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, ग्वार, कपास और गन्ना,
ये सारी जो फसलें हैं जो अपन खरीफ की फसल के ऋतु के तहत बोते हैं, खरीफ की फसलों की जो मुख्य फसलें हैं ये है। अब अपन खरीफ की बात की जाए तो खरीफ की फसल को मैंने बोने का तो टाइम बता दिया कि भाई ये जो बोते हैं इनको अपन जून जुलाई या जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तो उस समय अपन इनको बोते हैं। लेकिन जब काटने का समय आता है इनका सितंबर अक्टूबर, यानी जब सर्दियां शुरू होने लगती है तब इनको काटते हैं सितंबर और अक्टूबर में। तो इनका जो व्यवहारिक या दूसरा नाम है अपन कह सकते हैं मारवाड़ी, या जो नाम दूसरा है तो काटने के आधार पर इनको कहते हैं सियालू की फसल, यानी सियालू यानी सर्दियां, ये सियालू में इसको अपन काटते हैं तो इसका नामकरण हो गया खरीफ की फसल का दूसरा नाम सियालू, काटने के आधार पर। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो चावल है इसकी विशेषता क्या है। ये सर्वाधिक, ये काफी दिनों तक इनके खेतों में पानी रहना बहुत जरूरी है, यानी महीने 2 महीने तक इनके खेतों में पानी रहना जरूरी है। फिर अपन बात करती जाए बाजरा, यानी राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला या उत्पादन में जो फसल होती है वो होती है बाजरा। ये मरुस्थलीय क्षेत्र की फसल मानी जाती है लेकिन यह राजस्थान में प्रथम स्थान पर है उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में, तो बाजरा, और ये सर्दियों में। फिर अपन बात की जाए मूंग है, मोठ है, अरहर है, ये सभी जो दलहनी फसलों के रूप में राजस्थान में बोई जाती है, दलहनी फसलों के रूप में। अपन बात की जाए अगली कि जो ये है मूंगफली, मूंगफली राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जैसे बीकानेर में होती है, तो बीकानेर में एक स्थान है लूणकरणसर। तो राजस्थान में जो मूंगफली की सर्वाधिक या सर्वोत्तम किस्म की जो मूंगफली होती है वो बीकानेर के लूणकरण में होती है, इसीलिए लूणकरणसर को बीकर राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि गुजरात राजकोट में जो मूंगफली की फसल है वो सर्वाधिक होती है और उसी के हिसाब पर राजस्थान में अगर इसका नामकरण है तो लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर। फिर अपन बात करते हैं कपास, जो ये कपास होती फसल है ये एक रेशेदार फसल मानी जाती है, कपास रेशेदार फसल मानी जाती है, नगदी फसल मानी जाती है। फिर अपन बात करते हैं गन्ना, जो ये गन्ने का रस आता है, ये गन्ना जो दक्षिणी राजस्थान या उत्तर पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है, गन्ने की फसल जिससे अपन गुड़ शक्कर ये बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं अगला, तीसरी फसल राजस्थान में जायद फसलें, यानी जायद फसलें जो मार्च से जून के मध्य बोई जाने वाली फसलों को अपन जायद फसलें कहते हैं। अब मार्च से जून के मध्य में जैसे अपन कहते हैं खरबूजा है, तरबूजा है, खीरा ककड़ी है या ककड़ी है, या अपन कहते हैं सब्जियां हैं या चारा है, ये जो फसलें बोई जाती हैं इनको कहते हैं जायद की फसलें। और जायद की फसलें बोने का जब बीच का टाइम होता है, जो खरीफ और रबी की फसलों के बीच का टाइम, उस समय इन फसलों को बोया जाता है। अब अपन बात की जाए राजस्थान में जो प्रमुख खाद्य फसलें, यानी राजस्थान की जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं उनकी बात की जाए तो खाद्यान्न फसलों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो दलहनी और एक है आपकी अनाज। तो अनाज में जैसे बाजरा हो गया, अनाज में बाजरा, गेहूं, ज्वार, मक्का, चौला, जौ, रागी, ये वाली जो फसलें आती हैं जो अनाज में रूप में काम ली जाती है। अब दलहनी फसलें क्या होती है, जैसे दाल, जिन फसलों से दाल बनाई जाती है, जैसे चना, मूंग, उड़द, मोठ, मसूर, सोयाबीन, इन सभी फसलों से जिनसे दाल बनती है उन्हें अपन दलहनी फसलें कहते हैं। जैसे आपको पूछ दिया जाए तिलहन वाली फसलें, यानी जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन सभी फसलों को तिलहन वाली फसलें कहते हैं। आपको पूछ दिया जाए प्रमुख खाद्य फसलें, यानी जो खाने योग्य फसलें होती है उनको। आपको पूछ लिया जाए प्रमुख नगदी फसलें कौन सी है, जिनसे डायरेक्ट पैसा मिलता हो, नगदी फसलें, यानी जैसे अपन कहते हैं चावल हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये जो फसलें हैं, या जीरा हो गया, इसबगोल हो गए, ये सारी फसलें क्या नगदी फसलें काम है, इसको अपन कहते हैं नगदी फसलें। फिर अपन बात की जाए राजस्थान में जो खेतों का आकार यानी भू जोतों का आकार है जो भारत से भी बड़ा है, क्योंकि अपन यहाँ बात की जाए तो राजस्थान में जो खेत है वो आकार है भू जोतों का वो राजस्थान में भारत से भी बड़ा है। उनका आकार अपन बात की जाए लगभग 2.73 हेक्टर माना जाता है। इनका आकार कितना माना जाता है, 2.73 हेक्टर इनका आकार माना जाता है। फिर अपन बात की जाए कि कुल भूमि का, यानी राजस्थान राज्य में
कुल भूमि का शुद्ध बोया गया सकल, यानी कुल भूमि का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, लगभग राज्य का आधा भाग, लगभग यानी 52.60%, यानी लगभग आधा भाग है जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है राज्य में। अगली बात की जाए केंद्रीय कृषि अनुसंधान। अब कुछ अनुसंधान केंद्र है जो अपन के राजस्थान में लगे हुए हैं, उनकी अपन बात करते हैं। जैसे केंद्रीय कृषि शुष्क अनुसंधान केंद्र है जो दुर्गापुरा जयपुर में है, यानी जो केंद्र लेवल का एक अनुसंधान संस्थान है जो शुष्क जो कृषि फसलों यानी कृषि पे अनुसंधान यानी जो रिसर्च करता है कृषि फसलों पे, कैसी फसलें होनी चाहिए कि कम पानी वाली होनी चाहिए या अधिक पानी वाली होनी चाहिए, उनके लिए मिट्टी किस प्रकार की, तो यह है एक दुर्गापुरा जयपुर में। फिर केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, यानी जो एक केंद्र लेवल का एक जो बहुत बड़ा कृषि का फॉर्म लगाया गया है जहां पर नई नई किस्म की फसलें पैदा की जाती है और वहां पर रिसर्च किया जाता है, वहां पर देखा जाता है। तो यहाँ पर यह है केंद्रीय सूरतगढ़, ये है गंगानगर में। कहां पर है सूरतगढ़ का, गंगानगर में। ये 1956 में बना था। यहाँ पर जो फार्म हाउस बना था जो सूरतगढ़ में, ये 1956 में बना था और रूस देश के सहयोग से बनाया गया है। ये रूस देश के सहयोग से बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा फार्म हाउस माना जाए तो ये सूरतगढ़ वाला है, केंद्रीय अनुसंधान सूरतगढ़। फिर अपन एक और बात करें केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर। ये जेतसर है, ये भी गंगानगर में है। जेतसर भी कहाँ है, गंगानगर में। ये भी इसके जैसा एक बड़ा फार्म हाउस है, इससे थोड़ा छोटा, और यह है आपके कनाडा देश के सहयोग से बना हुआ। यानी जो सूरतगढ़ है वो रूस के सहयोग से बना हुआ है और जो जेतसर है कृषि फार्म वो कनाडा देश के सहयोग से बना हुआ है, और जो सूरतगढ़ है वो 1956 में बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा। फिर बात की जाए केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, यानी जो केंद्र लेवल का एक अनुसंधान संस्थान है जो रिसर्च करने वाला काजरी, वो अपन के जोधपुर में है। वो कहाँ है, जोधपुर में, और वो है 1959। फिर बात की जाए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है आफरी, ये भी आपके जोधपुर में है। यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होनी चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार की उनके लिए मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी के अनुसार वहां पर पौधों का रोपण या वृक्षारोपण किया जाता है। जैसे खजूर है, बेर है, ये जो मरुस्थलीय इलाकों में सबसे ज्यादा होते हैं, तो इनका वृक्षारोपण किया जा रहा है। अमरूद वगैरह है या अनार वगैरह की खेती, इनके लिए ये रिसर्च करता है। ये भी है आपके जोधपुर में। फिर है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछोहल बीकानेर, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बागवानी की जाती है, जो उसके लिए कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनकी मिट्टी क्या है, उनके लिए जल की मात्रा क्या है, तापमान क्या, उनके लिए एक संस्थान बनाया गया। यानी बागवानी करके अपन अनार के पौधे लगाकर या दूसरे कई पौधे लगाकर अपन खेती कर सकते हैं। तो यह है आपके बीछवाल बीकानेर में। फिर खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र है 1978 में बीकानेर में। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में मैंने पहले ही बताया था, जैसे इजराइल वगैरह में खजूर के पेड़ ज्यादा थे, तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर खजूर और बेर, यानी जो बड़े वाले बेर आते हैं वो बेर, खजूर और बेर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आपके बीकानेर में है। ये 1978 में बना। फिर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर 1993 जो है आपके भरतपुर में। सेवर का है, भरतपुर में है। ये सरसों अनुसंधान केंद्र है, यानी जो अपन कहते हैं तिलहनी फसल आती है सरसों, राई सरसों, जिसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो सरसों के लिए जो उत्पादन के लिए जो अनुसंधान करता है, उनके लिए रिसर्च करता है, वो है भरतपुर में सेवर। अब कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इन कृषि फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो मुख्य रूप से काम कर रही है, या उनके लिए जो वित्तीय सहायता है, या उनके लिए जो देखभाल है, या उनके रख रखाव के लिए जो सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, उनके लिए जो संस्था है। जैसे पर बात कर रहे हैं पहले राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, राजफेड। अपन कहते हैं राजफेड संस्था राजस्थान की। तो ये जो राजफेड संस्था है, ये इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1957 में। और जो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड है संघ, इसकी जो स्थापना, राजफेड की स्थापना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य उपलब्ध करवाना। जो अपन कहते हैं कोऑपरेटिव बनी हुई होती है प्रत्येक गांव में या पंचायत समिति स्तर पर, यानी सहकारी उचित मूल्य की दुकान। तो अपन ये कह सकते हैं जहां से खाद बीज या लाते हैं
दवाइयाँ वगैरह, तो वहाँ पर जब वापस अपने फसलों को बेचा जाता है तो वहाँ से जो उचित मूल्य उपलब्ध करवाने का जो कार्य होता है वो इनका होता है, इस संस्था का कार्य होता है कि अपन को इन सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य अपन को उपलब्ध करवाया जाए। दूसरी संस्था है तिलम संघ लिमिटेड। तिलम संघ लिमिटेड ये बनी थी 1990 में। इसका मुख्य काम क्या है? शुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध कराना, यानी जनता को, यानी आम जनता को शुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध कराना, और जो खाद्य तेल की जो फसलें हैं उनका उचित मूल्य उपलब्ध करवाना, या अपन ये कह सकते हैं कि उचित मूल्य उपलब्ध कराना, या तिलहन की फसल को बढ़ावा देने के लिए या उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जो संस्था कार्यरत है वो है तिलम संघ। इनकी स्थापना 1990 में की गई। फिर अगली बात करते हैं राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल फेडरेशन लिमिटेड। यानी अपन ये बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो 2-3 बड़ी बड़ी मिलें थी कथई की, उन मिलों को मिलाकर एक बड़ा कारखाना बनाया गया था। उनको अपन कहते हैं स्प्रिंग एंड जिनिंग कारखाना, जो है आपके एक है गुलाबपुरा, एक है हनुमानगढ़, एक है गंगापुर। इन तीनों मिलों को, जो ये गुलाबपुर, गंगापुर है, भीलवाड़ा, इन तीनों मिलों को मिलाकर एक सहकारी मिलों को मिलाकर एक बड़ी मिल बनाई गई। उसको अपन कहते हैं स्पिनिंग जेट, स्पिनिंग। ये है आपके जयपुर में। ये कहाँ बनाया गया? इसका जो संस्था है ये जयपुर में बनी हुई है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो कृषि फसलें हैं इनको अपन ने 3 भागों में मुख्यतः पढ़ा था। उनको काटने के आधार पर नाम आपको हमेशा याद रखना है, उनाड़ू, सियाड़ू या जायद फसलें हैं जो। अब अपन बात करते हैं कि एक बात आती है, जो राजस्थान में जो कृषि फसलें हैं या जो भारत में जो कृषि फसलें, इनको मानसून का जुआ कहते हैं। अब ये मानसून का जुआ किस प्रकार कहते हैं? यानी जो कृषि फसलें राजस्थान में लगभग या भारत में लगभग अधिकांशतः जो सिंचाई फसलें या जो कृषि फसलें हैं वो वर्षा पर आधारित होती हैं। यानी वर्षा पर आधारित लगभग 60 या 70%, 60 से लेकर 70% जो फसलें हैं जो वर्षा पर आधारित है। अगर बारिश यानी वर्षा ऋतु में अगर बारिश नहीं होगी तो ये सारी 70% फसलें नहीं होगी। और बारिश का राजस्थान या भारत में कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये अनिश्चित बारिश है या अपर्याप्त बारिश है, जिससे फसलें हो या न हो या न के बराबर बारिश है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि राजस्थान में जो 70% लोग हैं या 60 से ऊपर यानी 60-65 के ऊपर लगभग लोग हैं जो वर्षा पर आधारित कृषि फसलों पर निर्भर है। अगर ये वर्षा नहीं होगी तो फसलें भी नहीं होगी। इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो कृषि है जो मानसून का जुआ है, यानी मानसून आएगा तो कृषि फसलें होगी, मानसून नहीं आएगा तो कृषि फसलें नहीं होगी। यानी एक तरह से आना, दूसरी तरह से नहीं आना, ये एक तरह के जुए का खेल है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं राजस्थान में या भारतीय कृषि को मानसून का जुआ। इस प्रकार अपन ने आज पढ़ा राजस्थान की कृषि फसलों के बारे में, कौन कौन से अनुसंधान संस्थान इनके लिए कार्यरत है और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इनको कृषि फसलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने। अगला पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे किस जिले में सर्वाधिक कौन सी फसल है या राजस्थान में कौन कौन सी बागानी फसलें होती हैं उनके बारे में। थैंक यू।